back you all in Rajput Classes official YouTube channel. I am Jyoti Mishra, going to teach you Standard 9 State Board lesson Energy Flow in an Ecosystem. In this lesson today we are going to learn about the energy pyramid. Before this topic, in previous lecture, in previous video lesson, I taught to you that how that energy flows in an ecosystem, what is food chain and what is food web. Today we are going to learn about, in this lesson only, the energy pyramid. So let's start. We are going to learn about this topic. Okay, so now we are going to learn about the energy pyramid. Students, I told you that energy flows according to the links in the food chain. फूड चेन में बहुत सारे लिंक्स होते हैं, मोर देन 4 to 5 एंड मोर लिंक्स होते हैं जो कि एनर्जी को एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे में ट्रांसफर करता है और इसी को हम फूड चेन बोलते हैं. और फूड वेव क्या करता है? लेवल को मेंटेन रखता है. फूड वेव क्या करता है? लेवल को मेंटेन रखता है, मीन्स एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टिल कंज्यूमर, टॉप लेवल कंज्यूमर, लास्ट वन कंज्यूमर तक एनर्जी लेवल को मेंटेन रखता है और उसे हम फूड वेव बोलते हैं. अभी आज इस एनर्जी पिरामिड में हम पढ़ेंगे कि ये जो फूड वेव है वो किस तरीके से मेंटेन करता है एनर्जी लेवल को. इस एनर्जी पिरामिड में हम पढ़ेंगे ट्रॉपिकल लेवल. ईच लेवल इन द फूड चेन इज कॉल्ड अ ट्रॉपिकल लेवल. अभी यहाँ पर एक न्यू वर्ड आया है, ट्रॉपिकल लेवल. जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि फूड वेव में एनर्जी के लेवल को मेंटेन रखता है फूड वेव. अभी यहाँ पर इस मेंटेनिंग ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल लेवल. इस लेवल को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल लेवल. जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को इस डायग्राम में बताया है कि ये जो लेवल है, मीन्स ये जो लेवल है एनर्जी का डिवाइड किया हुआ सभी के लिए, प्रोड्यूसर के लिए, हर्बीवोरस के लिए, कार्निवोरस के लिए एंड ओमनीवोरस के लिए एक एनर्जी का लेवल डिवाइड किया गया है और ये लेवल कहलाता है ट्रॉपिकल लेवल. A tropical level is the step at which the organism obtains its food in the chain. अभी ये जो लेवल है, अभी प्रोड्यूसर का काम क्या है? फूड प्रोड्यूस करना. ये मेन बेस है किसका? फूड चेन का. तो अभी यहाँ पर प्रोड्यूसर जो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा वो कितने अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा और हर्बीवोरस को कितना कैलोरी एनर्जी चाहिए प्रोड्यूसर से, ये डिसाइड करेगा कौन? ट्रॉपिकल लेवल. ये कहाँ पे फिक्स करेगा और कौन फिक्स करेगा? ट्रॉपिकल लेवल फिक्स करेगा. अभी प्रोड्यूसर ने एनर्जी प्रोड्यूस किया, हर्बीवोरस को जितना एनर्जी प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस किया उतना पूरा नहीं चाहिए. कितना चाहिए ये डिसाइड कौन करेगा? ये हर्बीवोरस करेगा. और हर्बीवोरस ने कितना एनर्जी लिया प्रोड्यूसर से, ये वो पूरा एनर्जी हर्बीवोरस से, कार्निवोरस कितना लेगा ये डिसाइड कौन करेगा? कार्निवोरस करेगा. किससे? हर्बीवोरस से. अब ये कार्निवोरस ने जितना चाहिए उसको एनर्जी हर्बीवोरस से ले लिया. अभी ओमनीवोरस, टॉप कंज्यूमर, जो फर्स्ट वन मिक्स्ड कंज्यूमर जो है, इससे कितनी एनर्जी चाहिए ये ओमनीवोरस को डिसाइड करेगा और उतना ही एनर्जी वो कार्निवोरस से लेगा. तो आई मीन टू से दैट ये जो एनर्जी ट्रांसफर जो होता है यहाँ पर ट्रॉपिकल लेवल स्टोर एनर्जी करता है और ये जो ट्रॉपिकल लेवल में ये जो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, टॉप मिक्स कंज्यूमर, फर्स्ट कंज्यूमर एंड सेकेंड कंज्यूमर, ये अपना अपना एनर्जी खुद डिसाइड करते हैं अपने वर्क के हिसाब से. कुछ जो कंज्यूमर्स होते हैं वो कम वर्कआउट करते हैं, उन्हें एनर्जी कम लगती है. कुछ कंज्यूमर्स ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, उनको एनर्जी ज़्यादा लगती है. तो इसीलिए ये एनर्जी लेवल इन सभी को एक फिक्स लेवल देता है कि कितना वो ट्रॉपिकल लेवल बताता है कि मेरे पास इतना एनर्जी है और तुम्हें कितना चाहिए, उसके बेसिस से आप उस ट्रॉपिकल लेवल से, मतलब ये जो लेवल्स है ट्रॉपिकल लेवल से, वो अपने पास एनर्जी स्टोर रखता है अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर्स कैपेसिटी और स्टेमिना, और स्लोली कंज्यूमर्स अपना अपना एनर्जी उससे लेते रहते हैं. ओके, अ ट्रॉपिकल लेवल इज द स्टेप एट विच द ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट्स फूड इन द चेन. The amount of matter and energy gradually decreases from producer at lowest level to top consumers at the highest. Now listen everyone. अभी क्या होता है यहाँ पर कि अब जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एनर्जी लेवल, ट्रॉपिकल लेवल जो है एनर्जी स्टोर करता है, ये कंज्यूमर्स अपना अपना एनर्जी अपने अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते हैं. अभी यहाँ पे क्या होता है
कि फॉर एग्जांपल अगर किसी एक बॉक्स में बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, हम उस चॉकलेट्स को डेली 4 या 5 ले करके खाते रहते हैं, मॉर्निंग 4, आफ्टरनून 4, इवनिंग 4, तो क्या होगा, धीरे धीरे उस बॉक्स के चॉकलेट्स कम होते जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा कि ये जो प्रोड्यूसर है, जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उससे एनर्जी हेर्बीवोरस ने लिया। अभी प्रोड्यूसर का एनर्जी थोड़ा कम हो गया। सपोज इसके पास 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है, किसके पास, प्रोड्यूसर के पास। अभी हेर्बीवोरस ने क्या किया, उससे 10,000 जो एनर्जी है उससे उसने 1,000 किलो कैलोरी ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया, 9,000 हो गया, बच गया किसके पास, प्रोड्यूसर के पास। फर्स्ट प्रोड्यूसर लेवल पर क्या है, एनर्जी लेवल पर क्या हो गया, एनर्जी थोड़ा कम हो गया। अभी हेर्बीवोरस से किसने लिया, कार्निवोरस ने लिया, कितना, 100 किलो कैलोरी ले लिया। तो अभी एनर्जी लेवल क्या हो गया, ट्रॉपिकल जो एनर्जी लेवल है, ट्रॉपिकल लेवल है, वो कितना बच गया, 900 किलो कैलोरी। अभी एनर्जी कितना है यहाँ पर, एनर्जी लेवल पर 900 किलो कैलोरी ओनली, क्योंकि अभी 100 किलो कैलोरी कार्निवोरस ने ले लिया। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओमनीवोरस ने लिया एनर्जी, किससे, कार्निवोरस से, तो उसने ले लिया 10 किलो कैलोरी। अभी 900 में से 100 किलो कैलोरी में से 10 किलो कैलोरी किसने ले लिया, ओमनीवोरस ने ले लिया। तो कितना बच गया, 9 किलो कैलोरी टोटल यहाँ पर एनर्जी जो है वो बचा हुआ है। था कितना, 10,000, बचा कितना, 9 किलो कैलोरी। तो आई नीड टू से दैट जो एनर्जी लेवल से, जो एनर्जी प्रोड्यूसर से हेर्बीवोरस से कार्निवोरस, और कार्निवोरस से जो मिक्स्ड कंज्यूमर ओमनीवोरस लेता है, तो धीरे धीरे इस पिरामिड में एनर्जी की परसेंटेज कम होने लगती है, एनर्जी की जो मात्रा है वो कम होने लगती है, और ऑब्वियसली मैटर, थिंग्स भी कम होने लगेंगे। सपोज प्रोड्यूसर मतलब क्या, प्लांट्स। प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पर, प्लांट्स है। अभी यहाँ पे 10 प्लांट्स है, हेर्बीवोरस ने 5 प्लांट्स खा लिया, ऑब्वियसली यहाँ पर नंबर ऑफ प्लांट्स कम हो गया, मतलब थिंग्स कम हो रहा। यहाँ पे हेर्बीवोरस को कौन खा रहा, कार्निवोरस खा रहा। सपोज यहाँ पे 10 डियर्स है, या फिर 5 काउ, 5 बफेलोज है, तो कार्निवोरस ने 5 काउस खा लिया, तो कितने बच गए, 5 डियर्स बच गए। मतलब कि यहाँ पर भी थिंग्स नंबर, क्वांटिटी कम हो रहा। तो आई मीन टू से दैट एनर्जी लेवल भी कम होगा, कहाँ से, प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर, और क्वांटिटी भी कम होगा, क्योंकि यहाँ पर यूज हो रहा एनर्जी के लिए जो लेवल्स है, ये जो कि कंज्यूमर्स है उस एनर्जी लेवल का यूज कर रहे हैं, और उस एनर्जी लेवल का यूज करने के लिए उन्हें क्वांटिटी कम करना पड़ेगा। तो दो बातें यहाँ पे डिक्रीज होता है, डिक्रीज का मतलब कम होता है, क्या, एनर्जी लेवल कहाँ से कम होता है, प्रोड्यूसर से लेकर के धीरे धीरे डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जाता है ओमनीवोरस तक, कम होते होते ज़्यादा, कम, कम, फिर कम, क्वांटिटी ज़्यादा, कम, कम, फिर कम, इस तरीके से डिक्रीज वे में ये पिरामिड बनता है। सो the energy transfer that takes place at each tropical level, there are different levels of energy exchange in the food chain. अभी यहाँ पर जैसे कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों को क्लियर किया है अभी कि सभी को एक जैसा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। Not only it is about not only a single tropical level, about a single consumer, it is about for all. कि हेर्बीवोरस, सभी हेर्बीवोरस, अब हेर्बीवोरस के एक ही लिंक नहीं है, only deer, cow, buffaloes, गोट्स, यही सिर्फ हेर्बीवोरस नहीं है, बहुत सारे लिंक्स हैं इसके, बहुत सारे कार्निवोरस एनिमल्स है। तो क्या सभी कार्निवोरस, बहुत सारे हेर्बीवोरस एनिमल्स है, तो क्या सभी हेर्बीवोरस एनिमल्स को उतना ही खाना लगेगा, इक्वल खाना लगेगा, इक्वल एनर्जी चाहिए, नहीं चाहिए। सपोज वन एग्जांपल, ऑक्स, ऑक्स इज वेरी यूजफुल फॉर फार्मर्स। ऑक्स जो है वो फार्मर के लिए काफ़ी यूजफुल होता है, वो सारा दिन प्लाउजिंग करता है फील्ड में। और दूसरी तरफ काव, दूसरी तरफ अदर एनिमल्स जैसे कि सपोज बफेलो, जैसे कि गोट। तो कंपैरिजन किया जाए तो ऑक्स जो है वो एक हेर्बीवोरस है, वो पूरा दिन फील्ड में प्लाउजिंग कर रहा है, ऑब्वियसली उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए, ज़्यादा खाना चाहिए। दूसरी तरफ गोट है, गोट
उतना ज़्यादा काम नहीं किया, वर्कआउट नहीं किया, उतनी ज़्यादा वर्किंग एक्टिविटीज उसकी नहीं है, तो यहाँ पे क्या हुआ, फूड और एनर्जी का डिफरेंस हो गया। तो वही मैं आपको कहना चाहती हूँ कि सभी की अपनी अपनी एक एनर्जी लेवल, एनर्जी की ज़रूरत जो होती है वो अपने हिसाब से, वर्क के हिसाब से और एक्टिविटीज़ के हिसाब से होता है। तो इस जो जितने भी लिंक्स है, लिंक्स का मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कंज्यूमर्स, लिंक्स का मतलब कंज्यूमर्स। तो जितने भी कंज्यूमर्स है, चाहे वो हर्बीवोरस हो, हर्बीवोरस मीन्स फर्स्ट कंज्यूमर, कार्निवोरस सेकेंड कंज्यूमर, and omnivorous mixed consumer, those can eat herbivorous and carnivorous both. Okay, so the initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange. Right now only I told you that जैसे ही प्रोड्यूसर हर्बीवोरस को एनर्जी देगा, यहाँ पे एनर्जी लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा। हर्बीवोरस से कार्निवोरस लेगा, कम हो गया एनर्जी, कार्निवोरस हर्बीवोरस ले गया, कम हो गया एनर्जी, तो ऐसे धीरे धीरे कम होगा। So similarly the number of organism also decreases from the lowest level to the highest. अभी यहाँ पे देखो, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर जैसे जैसे एनर्जी कम हो रहा लोअर लेवल से लेकर के हायर लेवल तक, वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म भी कम हो रहा, मतलब जो थिंग्स है, लिविंग थिंग्स जिसे खाया जा रहा है ऑब्वियसली कम होगा, क्योंकि उसे खाया जा रहा है, किसके लिए, एनर्जी के लिए। तो यहाँ पर क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी कम होने लगेगा। ओके, so this pattern of energy exchange in an ecosystem is called a pyramid of energy. Now we are going to come on the main point, that is we are going to learn about the energy pyramid. अभी हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी सारा एक्सप्लेनेशन हो गया, अभी आप समझ गए कि एनर्जी कैसे एक्सचेंज हो रहा है, कहाँ से, प्रोड्यूसर से मिक्स्ड कंज्यूमर तक कैसे एक्सचेंज हुआ, और इस बीच में क्या क्या हुआ, एनर्जी कम हुआ, कहाँ से, लोएस्ट से, लोएस्ट मतलब नीचे से, प्रोड्यूसर से, और टॉप मोस्ट कंज्यूमर तक एनर्जी और क्वांटिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कम हुआ। अभी ये द एनर्जी पिरामिड कैसे हुआ मैं बताती हूँ। एनर्जी पिरामिड ऐसे हुआ कि जो ट्रॉपिक लेवल है वो धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, किसको, प्रोड्यूसर ने दिया हर्बीवोरस को, हर्बीवोरस ने दिया कार्निवोरस को, और कार्निवोरस ने ओमनिवोरस को ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन होता है। ये एक पिरामिड के रूप में एक स्ट्रक्चर, एक डायग्राम बनाता है, क्योंकि ये डिक्रीजिंग वे में जा रहा है। डिक्रीजिंग वे में कहाँ से जा रहा है, लोएस्ट टू हाईएस्ट, एंड दैट्स व्हाई इट इज गोइंग टू बी मेक अ पिरामिड, एंड because related to the energy, that's why it is called the energy pyramid. So I hope you understood this topic very well. Okay, so after the death of apex consumers, their energy becomes available to the decomposers. Now energy pyramid को आप लोगों ने समझ लिया, transfer of energy as a pyramid, decreasing way to from one to another, it is called energy pyramid. Now जब ये कंज्यूमर का डेथ हो जाता है, क्योंकि लाइफ एक लिमिटेड वे में, सभी की अपनी अपनी एक फिक्स ईयर्स है, फॉर ह्यूमन 50 to 60, फॉर अदर एनिमल्स आल्सो इट हैज डिसाइडेड। सो आफ्टर दैट फिक्स ड्यूरेशन ऑफ लाइफ दैट कंज्यूमर्स हैव टू डाई, आफ्टर द डेथ ऑफ दैट कंज्यूमर्स व्हाट विल बी हैपेंस, उसके बाद क्या होता है, जब इन कंज्यूमर्स का डेथ हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, उन्होंने जो कंज्यूमर्स ने जो एनर्जी यूज़ किया है और जो ये लेवल पिरामिड मेंटेन किया है, तो डेथ के बाद क्या, डेथ के बाद उसका यूज़ क्या, एब्सोल्युटली इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द फूड चेन ओनली, क्योंकि जैसा मैंने आप लोगों को बताया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि फूड चेन में क्या क्या आता है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, प्रोड्यूसर, फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंड कंज्यूमर, मिक्स्ड कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स। अब यहाँ पे डेथ के बाद डिकम्पोजर्स का रोल स्टार्ट होता है। अब ये डिकम्पोजर्स क्या करता है कंज्यूमर्स के डेथ के बाद, लेट्स वी आर गोइंग टू लर्न। सो आफ्टर द डेथ ऑफ द कंज्यूमर व्हाट इट विल बी हैपन, इसका क्या होता है। अभी यहाँ पर ये रिलेटेड एनर्जी पिरामिड से नहीं है, एनर्जी पिरामिड का रिलेशन दैट डिक्रीज ऑफ एनर्जी एंड डिक्रीज ऑफ क्वांटिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म से है। अभी जब ये कंज्यूमर डेथ कर गया तो उसका क्या यूज है और वहाँ पे कौन सा रोल कौन निभाता है वो हम पढ़ेंगे।
Okay, after the death of the apex consumers, their energy becomes available to the decomposers. यहाँ पर भी जो डेड बॉडी है किसका, दैट फर्स्ट कंज्यूमर, सेकेंड और नेक्स्ट कंज्यूमर का, वो वेस्ट नहीं जाता है. इवन प्रोड्यूसर भी डेथ हो जाता है. प्लांट्स भी एक लिमिटेड के बाद, लिमिटेड ड्यूरेशन के बाद डेथ हो जाता है, क्योंकि प्लांट्स इज ऑल्सो लिविंग थिंग. सो ये सब डेथ होने के बाद ये फिर भी हमारे यूज में आते हैं और ये फिर भी हमारे लिए यूजफुल ही है. सो after the death of these consumers, it is going to be mixed in the air, water and soil. How it is? Let's learn. That fungus and other microorganisms decompose the bodies of dead animals. अब यहाँ पे क्या होता है, फंगस एंड लॉट्स ऑफ बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ये डेड कंज्यूमर्स की डेड बॉडी को डिकम्पोज करता है. डिकम्पोज मीन्स क्या, उसे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देना और सॉइल में उसे मिक्स कर देना. मतलब उसे एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो उसे सड़ा देना, और सड़ाने के बाद उसे सॉइल में मिक्स करके उसे एज अ सॉइल बना देना. ओके, सो दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स. और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोज करते हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं किसको, डेड बॉडी ऑफ कंज्यूमर्स को, तो वो कहलाते हैं डिकम्पोजर्स. जैसे प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर बोलते हैं क्योंकि वो सबसे फर्स्ट स्टेप है, मेन रोल है उसका खाना प्रोड्यूस करने का. वैसे ही उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो डेड बॉडी ऑफ प्लांट्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स की बॉडी को डिकम्पोज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो उसे हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं. ओके, सो in the process of obtaining food from the remains of organisms, decomposers convert them into simple carbon compounds. Now क्या होता है कि जो डेड बॉडी होते हैं एनिमल्स के और प्लांट्स के, उसे डिकम्पोज करने के बाद, डिस्ट्रॉय करने के बाद, so the microorganism who is going to decompose the dead plants and body of animals, so that are called decomposers. Okay, so in the process of obtaining food from the remains of organisms, decomposers convert them into simple carbon compounds. जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये जो डेड एनिमल्स होते हैं, डेड बॉडी होते हैं एनिमल्स के और जो प्लांट्स के, उसे डिस्ट्रॉय करने के बाद, डिकम्पोज करने के बाद जो कन्वर्ट करता है वो कार्बन कंपाउंड कहलाता है. कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है जो कि सॉइल में मिक्स हो जाता है. These substances easily mixed with water, air and soil, from where they are again absorbed by the plants and incorporated into the food chain. Again it is what is going on over here. यहाँ पे क्या हो रहा है, it is just going to be highlighted sentence. You just have to concentrate on this sentence कि यहाँ पर जब decomposers जब यहाँ पर डिकम्पोजर्स कंज्यूमर्स के डेड बॉडी को डिकम्पोज कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है और कार्बन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देता है, तो ये कहाँ पे मिक्स हो जाता है, क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड्स है. और कार्बन कंपाउंड्स ये एयर में भी मिक्स हो सकता है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉइल में भी मिक्स हो सकता है और ये वाटर में भी मिक्स हो सकता है. तो यहाँ पर ये वाटर, एयर एंड सॉइल में मिक्स हो गया. अभी क्या हुआ कि क्योंकि यहाँ पर प्रोड्यूसर कौन है, प्लांट्स है, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्लांट्स क्या करता है, प्रोड्यूसर क्या करता है, वो एयर से, वाटर से और सॉइल से, क्योंकि तीनों का रिलेशन है किससे, प्रोड्यूसर से. इसके बिना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा. प्रोड्यूसर मतलब क्या, प्लांट्स. प्लांट्स कैसे अपना खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस से. फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर, air, sunlight, chlorophyll and some nutrients from the soil, that is carbon compounds. जैसे अब कभी कभी आप लोग जो फार्मर्स होंगे, आप लोगों को पता होगा कि फार्मिंग में क्या होता है, मैन्योर्स डालते हैं. मैन्योर्स में क्या, कुछ सड़े हुए, कुछ डेड प्लांट्स, कुछ डिकम्पोजेबल डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स, लाइक सपोज अर्थवॉर्म कभी कभी कोई फार्मर्स यूज़ करता है. तो इस तरीके से कुछ सूखे पत्ते, इस तरीके से कैटल डंग जो कि काफ़ी बेनिफिशियल होता है सॉइल के लिए एज अ मैन्योर. तो ये सारी चीज़ें सॉइल में मिक्स किया जाता है. क्यों किया जाता है, क्योंकि ये डिकम्पोजर्स के थ्रू डिकम्पोज होकर के कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है और सॉइल में मिक्स हो जाता है, जो कि क्या है, सॉइल के लिए एक न्यूट्रिएंट्स है. अब वो सॉइल से कौन लेगा, प्लांट्स लेगा रूट्स के थ्रू. एयर से कौन लेगा, वो
इम्पॉर्टेंट थिंग्स न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स लेगा। उसके बाद वाटर से, क्योंकि वाटर भी इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, तो प्लांट्स लेगा। तो ये एयर, वाटर एंड सॉइल तीनों से प्लांट्स क्या करता, न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेता और इस तरीके से ये वापस हर्बीवोरस में जाता, फिर हर्बीवोरस से कार्निवोरस में, फिर कार्निवोरस से ओमनीवोरस में, और इस तरीके से कंटिन्यूअसली ये रिसाइकलिंग चलते रहती है। एंड बाय प्लांट्स एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू द फूड चेन, और ये फूड चेन कंटिन्यूसली हमारे नेचर में चलते ही रहता है, हमारे सराउंडिंग्स में, नेचर में चलते रहता है। यू कैन नाउ सी दैट ड्यू टू द फूड वेव फॉर्म्ड बाय द वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन एनर्जी एंड वेरियस न्यूट्रिएंट्स सर्कुलेट कंटिन्यूसली इन द इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम में क्या होता है, इसी तरीके से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, फूड चेन और फूड वेव के थ्रू ही एनर्जी ट्रांसफ़र होता है इकोसिस्टम में। द सन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन एनी इकोसिस्टम। यहाँ पर जो सन है वो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट इकोसिस्टम है, जैसे कि फूड चेन में क्या है, प्रोड्यूसर है, फूड वेब में क्या है, प्रोड्यूसर है, मोस्ट ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट लेवल प्रोड्यूसर है। उसी तरीके से हमारे इकोसिस्टम में ये जो पूरा नेचुरल सिस्टम है फूड और एनर्जी ट्रांसफ़र का, इसमें इकोसिस्टम में सबसे जो मेन है सोर्स है वो है एनर्जी का, वो है सन। सन क्या है, हमारे इकोसिस्टम का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। So green plants of the ecosystem store some of the solar energy in the form of food। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स अपना खाना बनाता है, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी सनलाइट ही इम्पॉर्टेंट है। विदाउट सनलाइट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, तो यहाँ पर भी सनलाइट इम्पॉर्टेंट है, सन इम्पॉर्टेंट है। तो प्लांट्स क्या करता, विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टोमेटा एंड फ्रॉम द लीफ क्या करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और अपनी बॉडी में स्टोर रखता है। सो बिफोर द रीचिंग द डिकम्पोजर दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। सो जब तक ये प्लांट डेड होगा, क्योंकि यहाँ पर सनलाइट जो है वो एब्जॉर्ब किया गया है, किसके थ्रू, लीफ के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, विच आर present on the tiny holes which are present on the leaf of the plant, and it is going to be absorb the sunlight to themselves। and now जब तक ये प्लांट, ये प्रोड्यूसर डेड होगा, तब तक वो जो स्टोर्ड सनलाइट है, स्टोर्ड फूड है, जो कि प्लांट अपने में स्टोर करके रखता है, अपने पार्ट्स ऑफ बॉडी में स्टोर करता है, वो इस प्लांट के लाइफ ओवर होने से पहले, डेड होने से पहले हर्बीवोरस में पहुंच जाता है। तो इस तरीके से वो स्टोरेज जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं जाता है। फिर हर्बीवोरस जब तक डेड होगा उससे पहले कार्निवोरस में पहुंच जाता है, और कार्निवोरस जब तक डेड होगा उससे पहले ओमनीवोरस में पहुंच जाता है। इस तरीके से एनर्जी एक दूसरे के नीड के थ्रू एक प्रोड्यूसर से फर्स्ट कंज्यूमर टू सेकेंड टू बिग्स तक पहुंचता है। सो बिफोर द रीचिंग द डिकम्पोजर्स द एनर्जी इज पास्ड ऑन फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द नेक्स्ट। डिकम्पोजर्स डिसअपिएट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। और यहाँ पे क्या होता है कि डिकम्पोजर जो होता है वो अपनी जो एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है वो हीट के रूप में प्रोड्यूस करता है। आप लोग देखेंगे कि जब कोई चीज़ डिकम्पोज होता है तो उसके बाद हीट एनर्जी रिलीज होता है। सो हाउएवर नो पार्ट ऑफ द एनर्जी एवर रिटर्न्स टू द सन। बट यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोड्यूसर ने जो एनर्जी स्टोर किया हर्बीवोरस को दे दिया, हर्बीवोरस ने कार्निवोरस को, बट सनलाइट जो हमें एनर्जी देता है उसे हम वापस नहीं भेजते हैं, उसका हम अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफ़र करके यूज़ कर लेते हैं। सनलाइट को हम जो यूज़ किया हुआ जो हीट एनर्जी है उसे वापस नहीं देते हैं, मतलब कि वो हमारी बॉडी में रिसाइकलिंग वे में यूज़ हो जाता है एज अ एनर्जी। सो हेंस सच पैसेज ऑफ एनर्जी इज रिफर्ड टू एज वन वे ट्रांसपोर्ट, and this type of transformation of energy is called one way transport from us to sun, because that sunlight we are going to absorb as a energy, we are not going to return them, we are using for our daily life, for completing our work as a energy. So this type of transfer of energy from us to the sun, इस तरीके से जो सनलाइट से हम एनर्जी लेते हैं हीट एनर्जी, वो हम सनलाइट को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो इस टाइप के एनर्जी ट्रांसफ़र को हम बोलते हैं वन वे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी।
Okay, so now we are going to learn about biogeochemical cycle. Before it, we have learned about the food chain, food web, energy pyramid. That all things we had learned, and these all things are related to this topic only. Now we are going to learn about biogeochemical cycle. अभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग थिंग्स है, सभी को ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए. नॉट ओनली ग्रोथ, सभी काम, जो भी काम एक्टिविटीज़ हम करते हैं, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, प्लांट्स हो या ह्यूमन बींग्स हो, जितने भी लिविंग थिंग्स है, सभी को ग्रोथ के लिए और जनरल एक्टिविटीज़ के लिए एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स चाहिए. तो द एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इज वन वे, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज साइक्लिकल. अब ये एनर्जी और ये न्यूट्रिएंट्स हमें एक ही सोर्स से एक ही जगह पर आकर के नहीं मिलता है. इसे क्या होता है, हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जो कि फूड चेन और फूड वेब में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो. तो हमें क्या करना पड़ता है, ये न्यूट्रिएंट्स और ये एनर्जी एक से दूसरे, दूसरे तीसरे, तीसरे चौथे में ऐसे ट्रांसफ़र करके सभी की एनर्जी की ज़रूरतों को पूरा करते हैं. ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ. सो ऑल ऑर्गेनिज्म, सभी जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सभी को ग्रोथ के लिए एनर्जी चाहिए. अभी यहाँ पर एक ही जगह पे एनर्जी नहीं मिलती है. एनर्जी कहाँ पर मिलती है, एनर्जी लेवल पर, ट्रॉपिक लेवल पर. अब ट्रॉपिक लेवल में जो मेन लेवल है प्रोड्यूसर का, मेन वर्क जो है प्रोड्यूसर का, वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र करना स्टार्ट होता है. और जितनी भी ज़रूरत एनर्जी लगती है ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ के लिए और बाकी वर्क्स के लिए, वो वहाँ से एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर करके एक चेन में रिसाइकल वे में अपना एनर्जी यूज़ करने लगते हैं. तो ये तो हो गया एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म का, एक लेवल से दूसरे लेवल का. ये हो गया फूड चेन और फूड वेब. अभी द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल. अभी हम ये जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है वो टोटल पूरे इकोसिस्टम में कैसे ट्रांसफ़र होता है वो हम पढ़ेंगे. फूड चेन में हमने पढ़े थे एक लेवल से दूसरे लेवल तक के बारे में, मतलब प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और कंज्यूमर से डिकम्पोजर तक पढ़े थे. लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि ये पूरे इकोसिस्टम में कैसे ट्रांसफ़र होता है. अभी ये एनर्जी फ्लो में सिर्फ बायोटिक चीज़ें ही हेल्प नहीं करती है, इसमें और कुछ अबायोटिक चीज़ें भी हेल्प करती है. सपोज़ एयर प्लांट्स को फूड बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. वाटर, सॉइल, ये सब अबायोटिक है. विदाउट दिस ऑल थिंग्स वी कांट जनरेट द एनर्जी ऑल्सो. अगर सॉइल नहीं रहेगा, एग्रीकल्चर नहीं होगी, एग्रीकल्चर नहीं होगी, प्लांट्स नहीं रहेगा तो फूड प्रोड्यूस कौन करेगा. अगर प्रोड्यूसर नहीं रहेगा तो हार्बीवोरस क्या खाएगा, और अगर हार्बीवोरस नहीं खा पाएगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो कार्निवोरस को खाना कहाँ से मिलेगा. तो इस तरीके से कुछ जो अबायोटिक चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सॉइल, एयर, वाटर, ये सब जो अबायोटिक चीज़ें हैं, ये भी रिसाइकलिंग करने में, एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में और एनर्जी को जनरेट करने में, कहाँ पर, इकोसिस्टम में बहुत सारी हेल्प करता है. ये भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है. तो डेफिनेशन है बायोजियोकेमिकल साइकिल का, डेफिनेशन है द साइक्लिकल फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स विद इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द बायोजियोकेमिकल साइकिल. मतलब न्यूट्रिएंट्स का पूरे इकोसिस्टम में, पूरे नेचर में ट्रांसफ़र होना, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो अबायोटिक हो. इकोसिस्टम में ओनली बायोटिक थिंग्स नहीं होता है, हमारे इकोसिस्टम में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं. तो उनका भी रोल होता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने में इकोसिस्टम में. सो न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली ट्रांसफर्ड फ्रॉम अबायोटिक टू बायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक टू अबायोटिक फैक्टर्स विद इन एन इकोसिस्टम. यहाँ पे एक वाइस वर्सा होता है, जैसे कि एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना. अभी अगर आप किसी का हेल्प कर रहे हो, अबायोटिक चीज़ें बायोटिक को हेल्प करता है और बायोटिक अबायोटिक को हेल्प करता है. बायोटिक को लाइफ प्रोसीड करने के लिए अबायोटिक हेल्प करता है और अबायोटिक को लाइफ प्रोसीड करने के लिए बायोटिक हेल्प करता है. अब सपोज जैसे कि क्या होगा अगर हम वाटर का यूज़ ही ना करेंगे, क्या होगा अगर उस वाटर को ड्रिंक नहीं करेंगे, क्लॉथ वॉशिंग के लिए यूज़ नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर में यूज़ नहीं करेंगे, तो वो रिवर, पॉन्ड्स और वाटर बॉडीज जैसे कि ओशियंस, लेक्स, सब में वैसे ही जमा रहेगा. उसका यूज़ नहीं तो उसका कुछ काम नहीं, तो वो ऐसे ही पड़ा रहेगा. तो यहाँ पर क्या होता है कि हम उस वाटर का यूज़ कर रहे हैं
और उसे रिसाइकलिंग मेथड में हम पार्टिसिपेट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है अबायोटिक चीज़ों का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। बायोटिक को लाइफ को आगे न्यूट्रिएंट्स को प्रोसीड करने में, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है। अब जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सॉइल, अगर सॉइल नहीं रहा तो एग्रीकल्चर कहाँ होगी? वाटर, अगर वाटर नहीं रहा तो प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाएगा? एग्रीकल्चर बिना वाटर का होता नहीं है। हम पानी ड्रिंक क्या करेंगे? हमारी डेली यूज़ में जो वॉशिंग ऑफ क्लॉथ हो गया, बाथिंग, क्लीनिंग, किचन यूटेंसिल्स क्लीनिंग, ये सब हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमारी लाइफ को प्रोसीड करने में और एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में यहाँ पर वाटर का भी रोल हुआ। और वाटर एक अबायोटिक चीज़ है, लिविंग थिंग नहीं है। तो इस तरीके से अबायोटिक का भी रोल होता है। दिस साइकिल ऑपरेट्स कंटिन्यूसली थ्रू द मीडियम ऑफ द बायोस्फीयर फॉर्म्ड बाय द लिथोस्फीयर। अब ये जो साइकिल है वो कंटिन्यूसली साइकिलिंग में जाता है। सो बायोस्फीयर से लिथोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर से एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। अभी ये जो लेयर है, ये जो हमारे एटमॉस्फेयर के लेयर है, एटमॉस्फेयर के जो लेयर हैं उससे ये रिसाइकलिंग होता है, ट्रांसफ़र होता है। जैसे कि बायोस्फीयर टू लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर टू एटमॉस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, ये एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते हैं। और ये जो अबायोटिक चीज़ें जो हमें प्रोवाइड करते हैं एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में, उसमें हमारा हेल्प करते हैं। द रिसाइकलिंग ऑफ बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन दिस प्रोसेस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र इन द इकोसिस्टम। और यहाँ पर ये जो रिसाइकलिंग प्रोसेस हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगेन वो जो कार्बनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है डेड प्लांट्स और अगेन सॉइल में मिक्स होता है, अगेन वो हर्बीवोरस को देता है प्लांट्स लेकर के, और इस तरीके से रिसाइकलिंग होता है। यहाँ भी सेम हो रहा है, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और यहाँ पर केमिकल, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल और केमिकल। अभी यहाँ पर बायोलॉजिकल, जैसे मैंने आपको बताया कि बायोटिक चीज़ें जैसे कि लिविंग थिंग, डिकम्पोजर्स, कंज्यूमर्स, ये सब हो गए बायोलॉजिकल में। अबायोलॉजिकल मतलब कि जियोलॉजिकल में कौन कौन सा आएगा? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, यहाँ पर हाइड्रोस्फेयर, ये सब आ गया जियोलॉजिकल में। और केमिकल में ऐसे कुछ सब्सटेंसेस, ऐसे कुछ केमिकली रिएक्शंस जो कि हमें न्यू चीज़ें प्रोड्यूस करके एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है, यहाँ पर केमिकल वे में आ गया। और इस तरीके से इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र में तीन चीज़ें अपना इकोसिस्टम में रोल निभाती है, बायोलॉजिकल, जियोलॉजिकल एंड केमिकल। ये तीनों प्रोसेस, ये तीनों चीज़ें अपना अपना स्ट्रॉन्ग रोल निभाती है और इस तरीके से ये बायो जियो केमिकल साइकिल बना करके पूरे एनर्जी को अपने कमांड में, हैंडलिंग में ले लेती है और जिस ऑर्गेनिज्म को जितना एनर्जी ज़रूरत पड़ता है उसके हिसाब से एनर्जी प्रोड्यूस करके, एनर्जी लेवल में कन्वर्ट करके एनर्जी प्रोवाइड करती है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। अभी ये बायोजियोकेमिकल साइकिल के टाइप्स कितने होते हैं ये पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके 2 टाइप्स होते हैं, गैसेस साइकिल एंड सेडिमेंट्री साइकिल। गैसेस साइकिल में क्या क्या होता है? accumulation of the main abiotic gaseous nutrients materials is found in the earth atmosphere। अब जैसे कि नाम से ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गैसियस साइकिल, इसमें जो गैसेस हैं वो अपना इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं कहाँ के? एटमॉस्फेयर के। अब एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो मिक्स्ड एयर है, इसमें नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, तो ये सारे गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स है, वाटर वेपर्स है, तो ये सभी ऐसा नहीं है कि यूज़फुल नहीं है। इट डजेंट मीन दैट सिर्फ हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन ही यूज़फुल है, बाकी गैसेस का भी अपना अपना रोल है। अबायोटिक कंपोनेंट्स है ये, और ये गैसेस साइकिल में अपना रोल निभाता है, मतलब बायोजियोकेमिकल में अपना रोल निभाता है। सेकेंड पॉइंट, इन गैसेस साइकिल ओनली इंक्लूड्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एटसेट्रा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सारे गैसेस सराउंडिंग्स में, एटमॉस्फेयर के एयर में होता है और ये सभी के अपने अपने स्ट्रॉन्ग रोल है किसमें? बायोजियोकेमिकल रिसाइकलिंग साइकिल में। नाउ सेकेंड टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री साइकिल, एन accumulation of the main abiotic nutrients materials is found in soil, sediment and sedimentary rocks etc. of the earth। अभी यहाँ पर
बायोजियोकेमिकल साइकिल में गैसेस साइकिल में हमने क्या देखे, गैसेस के बारे में देखे, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब अपना रोल निभा रहा है किसमें, बायोजियोकेमिकल साइकिल में। बट यहाँ पे सेकेंड टाइप जो है सेडिमेंट्री साइकिल में कौन कौन सा आएगा, अबायोटिक ही, दोनों में, दोनों टाइप ऑफ बायोजियोकेमिकल में अबायोटिक कंपोनेंट्स ही आ रहा। सेडिमेंट्री साइकिल में रॉक, सॉइल और सेडिमेंट, ये सारी चीज़ें जो कि अर्थ से जुड़े हुए हैं ये सब आते हैं। इंक्लूड सॉइल कंपोनेंट्स लाइक आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये सब क्या है जो कि सॉइल में मिक्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स के रूप में सॉइल में मिक्स होते हैं एज अ मिनरल्स, और ये प्लांट्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। तो ये सारी चीज़ें भी बायोजियोकेमिकल में अपना रोल निभाती है। द गैसेस साइकिल इज ए स्पीडियर साइकिल देन द सेडिमेंटेशन साइकिल, क्योंकि गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं, तो गैसेस जो है वो कहीं भी स्प्रेड हो सकता है फास्ट वे में, तो इसीलिए गैसेस साइकिल जो है वो सेडिमेंट्री साइकिल से ज़्यादा जल्दी स्पीडली वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, इफ़ CO2 हैज़ accumulated in an area, it is quickly dispersed with the wind or absorbed by the plants. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स लेता है वो फोटोसिंथेसिस के लिए, वो क्विकली क्या करता है, एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है CO2 मिक्स्ड एयर में, और प्लांट उसे क्विकली फोटोसिंथेसिस के लिए ले लेता है। जो हम एक्सेल और इनहेल करते हैं, जब हम एक्सेल करते हैं तो CO2 एक्सेल करते हैं, ये CO2 क्या होता है, एनवायरनमेंट के एयर में मिक्स हो जाता है, और क्योंकि जैसा मैंने भी आप लोगों को बताया कि इसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी अपार्ट है, दूर दूर है एक दूसरे से, तो वो फास्टली एयर में मिक्सड हो जाता है और क्विकली प्लांट्स इसको ऑब्जर्व कर लेता है। Now, climatic changes and human activities seriously affect the speed, intensity and equilibrium of these cycles. Hence, various aspects of these cycles are extensively studied in nowadays. अभी यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, प्लांट्स को कट करना, व्हीकल्स का ज़्यादा यूज़ करना, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल फैक्ट्रीज़ को ओपन करना, उससे जो वेस्टेज मटेरियल होता है केमिकली उसे वाटर बॉडीज़ में फ्लो कर देना, और वैकेल्स के थ्रू कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन और बाकी जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड, डेंजरस और पॉइजनस जो गैसेज है वो इन्वायरमेंटली एयर में मिक्स करना, ये सब क्या होता है कि हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल को लो कर चुका है। क्योंकि जितना बायोजियोकेमिकल साइकिल को कंप्लीट करने के लिए जितना चीज़ें चाहिए और जितना फुलफिल सब्सटेंसेस चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू ये रुक चुका है, स्टॉप हो चुका है, कम हो चुका है। तो इसके थ्रू ये थोड़ा बायोजियोकेमिकल साइकिल थोड़ा लेस हो चुका है। सो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल today whatever I taught to you. I hope you liked very well and understood too very well. If you like this, then you can subscribe, like and share this channel. Thank you.